इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। पहुंच गया तुम लोग घर, सब लोग सेफली? यस सर। यस सर। जो लोग हॉस्टल सर। में हैं, डिनर हो गया तुम लोग का? यस सर। चलो ठीक है। तो कम से कम आज तुम लोग को वो दिक्कत नहीं होगी कि डिनर छूट हो गया है। बाकी जनता घर पे पहुंच करके डिनर उनर हो गया कि अभी अभी नहीं? हो गया सर। बस ग्रेट। ठीक है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कल की क्लास में? हैं, लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग? क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चन कर रहे थे। कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने आई थिंक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात करी थी, राइट? यस सर। यस सर। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पर बात चल रही थी, तो वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से कंटिन्यू करते हैं। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन कब बोलते हैं? टू कर्व्स ऑर्थोगोनल कब होते हैं? जब वो हर पॉइंट पे जिस पे वो कट कर रहे हैं वो ऑर्थोगोनली कट करें। ठीक है, ग्रेट। तो एक मैं कुछ पेयर ऑफ कर्व्स दे रहा हूं आपको, चेक करना है कि विच पेयर ऑफ देम आर ऑर्थोगोनल पेयर ऑफ कर्व्स। So you have to identify among the four pairs given, which pair is an orthogonal pair of curve. जैसे देखो, एक एक मैं दूसरा सिचुएशन आपको देता हूँ। सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ कि एक्स स्क्र, ध्यान से सुनना, प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र एंड वाई माइनस एम एक्स इक्वल टू 0. So these two pairs, are they orthogonal? यस सर। तो कैसे आपने जज किया कि ऑर्थोगोनल है? ये सर्कल है तो उसके सेंटर से पास करिए लाइन तो उसके नॉर्मल होगी। हाँ, एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर से पास करने वाली ये लाइन है, डायमीटर है सर्कल की, तो ऑब्वियसली ऑर्थोगोनल। मतलब आपने ज्योमेट्री का हेल्प लिया है ना, इन ऑर्डर टू शो दैट इट इज ऑर्थोगोनल पेयर ऑफ कर्व। अगर मुझे ज्योमेट्री का नहीं हेल्प लेना होता तो मैं कैसे करता? तो मैं कैसे पॉइंट ऑफ करता? इंटरसेक्शन लेकर फिर उस पॉइंट पे डेरिवेटिव। हाँ, अभी पहली बात है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेकर, एक बात आती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पहले क्या करना और चाहिए करते हैं। कि दोनों कर्व का पहले डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर को देखो। ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ डेरिवेटिव। इफ यू डिफरेंशिएट द फर्स्ट कर्व सर्कल, यू विल गेट 2x प्लस 2y y प्राइम 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही आ रहा है। तो यस इसका सर। मतलब है कि अगर आप इस डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर को देखो तो y प्राइम तुम्हें क्या नजर आ रहा है? y प्राइम इज नेगेटिव ऑफ x अपॉन y। समझ रहे हैं मेरी बात को? और दूसरा जो कर्व है जो कि स्ट्रेट लाइन है, इससे अगर मैं y प्राइम मतलब स्लोप m, तो वहां पर क्या मिलेगा y प्राइम बताओ? ये तो डायरेक्टली यहां से दिख ही रहा है कि m क्या है। बोलो m क्या है? x x अपॉन y या y अपॉन x क्या है? वाई अपॉन वाई एक्स। अपॉन। अरे अभी इतना टाइम लगा दिया सोचने में कि m जो है तुम्हारा y अपॉन x है और m ही स्लोप है। यहाँ पर स्लोप क्या है? m ही तो स्लोप है ना, उसका रेट ऑफ चेंज dy बाई डी एक्स। वाई प्राइम क्या है? y अपॉन x है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों कर्व जहां कहीं भी मीट कर रहे होंगे, जिस भी पॉइंट पर मीट कर रहे होंगे, वो पॉइंट अगर अल्फा बीटा है, अब वो क्या है मुझे नहीं पता है न्यूमेरिकली, मान लिया कि अल्फा बीटा है, तो फर्स्ट कर्व से वाई प्राइम क्या आएगा? वाई प्राइम जो है वो सर्कल के हिसाब से क्या आएगा? माइनस बीटा बाई अल्फा। और लाइन के हिसाब से क्या आएगा वाई प्राइम? वो आएगा, बोलो, सर्कल के हिसाब से आएगा माइनस अल्फा बाई बीटा।
और उधर से क्या आएगा, उधर से आएगा बीटा बाई अल्फा। तो ऑब्वियसली दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों डेरिवेटिव का -1 प्रोडक्ट क्या है, खत्म बात हो गई। तो हमें ये इनफैक्ट ये भी नहीं बोलना है कि अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मैंने बोला कि यहां से इसको मैं y1 प्राइम बोल दूं और इसको मैं y2 प्राइम बोल दूं, m2 को y2 प्राइम बोल दूं, तो मेरे को क्या आ रहा है, y1 प्राइम इंटू y2 प्राइम क्या आ रहा है, एक आ रहा है नेगेटिव x अपॉन वाई और दूसरा क्या आ रहा है y अपॉन एक्स। तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, -1 फॉर ऑल एक्स वाई, फॉर ऑल एक्स वाई विच इज कॉमन टू बोथ द कर्व्स। हर वो एक्स वाई जो दोनों कर्व पे लाई कर रहा है, बात खत्म हो गई। तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी नहीं, क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा मिलेगा ना कि यू आर गिवन टू कर्व्स वो whom यू कांट सॉल्व। दो ऐसे, एक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक दे दिया, एक एक्सपोनेंशियल दे दिया, कैसे सॉल्व करोगे भाई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ी निकालने जाएंगे, हम मान लेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है और उस पॉइंट के लिए हम दोनों का डेरिवेटिव निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव डायरेक्टली -1 करने की कोशिश करेंगे, या ये प्रूव करेंगे कि -1 होना जरूरी नहीं है, या हम बोलेंगे कि एक ऐसा पॉइंट एक्स वाई है जहां पर देखो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 नहीं है। तो उससे हम ऑर्थोगोनैलिटी या नॉन ऑर्थोगोनैलिटी स्टेब्लिश करेंगे। चलिए इतना हिंट सफिशिएंट है। अब ये चारों पार्ट का आंसर करिए क्विक, जल्दी से। पहला पार्ट का किसका इसका हो गया, ए पार्ट। यस सर होगा। हाँ जी, इस पैराबोला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो y प्राइम क्या आएगा, 2y इंटू वाई प्राइम कम्स आउट टू बी हाउ मच, 4a। दिस implies y प्राइम टर्न आउट टू बी 2a अपॉन y। इस जिस पॉइंट पर स्लोप देख रहे हैं वो स्लोप जो है वो 2a डिवाइड बाई y, ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। और इसी तरह से यहाँ अगर आएंगे तो हमारा कर्व, दूसरा कर्व था y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर -x अपॉन 2a। y प्राइम क्या आ रहा है यहाँ से, y प्राइम आ रहा है -1/2a टाइम्स ई रेज टू द पावर -x/2a। अब ई रेज टू द पावर -x/2a क्या है, ई रेज टू द पावर -x/2a है क्या, ये y ही तो है। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं इट इज -y/2a, बोला यस और नो। Yes. Yes, sir. And therefore I can claim that at the point of intersection, if the point of intersection be x0 y0, then the slope of first curve into slope of second curve will be equal to -1। -1, क्योंकि पहले कर्व का स्लोप आ रहा है 2a अपॉन y0 और दूसरे का स्लोप आ रहा है -y0 अपॉन 2a, एंड देयरफॉर द प्रोडक्ट इज -1। एंड देयरफॉर हमने x0 y0 कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं लिया, मैंने बोला मान लो कोई x0 y0 है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर आ गया जी। देयरफॉर दे आर ऑर्थोगोनल कर्व्स। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक पैराबोला दिया आपको, पैराबोला y² 4ax टाइप का ऐसा पैराबोला है, तो इसको 90 डिग्री पे जो कट करने वाला कर्व है वो एक एक्सपोनेंशियल कर्व है। अब ऐसा नहीं कि हर एक एक्सपोनेंशियल कर्व कट करेगा, जो स्पेसिफिक है बिल्कुल कि इसका जो लैटिस रेक्टम है तो उसका वो कर्व होगा ई रेज टू द पावर -x अपॉन सेमी लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। ये कर्व जो है इसको ऑर्थोगोनली कट करेगा। A part is done. Similarly, just work out B, C, and D part quickly. Done, sir. सारे पार्ट हो गए। Yes, sir. क्या आया, बी पार्ट का आंसर क्या है, Orthogonal है। ऑर्थोगोनल है। बी पार्ट ऑर्थोगोनल है क्योंकि एक्स वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल टू 0, तो वाई प्राइम फॉर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाई प्राइम टर्न आउट टू बी -y/x when I am taking xy is equal to a square. Similarly, if I am considering x square minus y square equal to b square,
This is also a rectangular hyperbola, and here 2x minus y 2y prime 0 हो गया. यहाँ से y prime आ गया x upon y, and no need to say further, no argument, it is enough. Product is clearly minus 1. What about C part? ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है ना, y गुण mx और सर्कल है तो ये डायमीटर है, तो ये भी है ऑर्थोगोनल, है कि नहीं? यस सर. Yes, sir. लास्ट वन, नो सर, ये नहीं है. ये ऑर्थोगोनल नहीं है, हो ये ऑर्थोगोनल, ठीक है. तो कैन वी गो अहेड, अगले सेक्शन पे मूव करें? यस सर. एक बात मैंने और बोली थी, बोथ कर्व्स आर सिमेट्रिक अबाउट सेम स्ट्रेट लाइन. मींस अगर दोनों कर्व की एक कॉमन लाइन ऑफ सिमेट्री है, देन फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ओनली लाइंग ऑन वन साइड ऑफ द लाइन. मींस we will figure out the angle of intersection and calculate the angle of intersection only at those points which are lying on one side of the line. क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ऐसा सिचुएशन है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये है एक एलिप्स, इसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये मान लो एक हाइपरबोला है वो भी सिमेट्रिकल है इसके अबाउट. तो अब मेरे पास 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहे हैं. क्या हम चारों पॉइंट के अबाउट चेक करेंगे? चारों पॉइंट पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे? नो. व्हाई? बिकॉज ये जो मिरर है, इसे मिरर पे दिस साइड इज इमेज्ड दिस साइड. तो अगर ऐसा मिरर इमेज है तो जो ए और बी है इसके मिरर रिफ्लेक्शंस क्या है? ए डैश बी डैश है. तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट ए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट ए इज सेम एज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट ए डैश. मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर. Similarly, angle of intersection at B will be same as angle of intersection as B dash. तो जो B और B dash का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम आएगा क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड कर्व्स है. जो ये पोर्शन का मिरर इमेज क्या है, वो ये पोर्शन होगा. तो जो टेंजेंट भी होंगे वो भी तो मिरर इमेज हो रही है, तो उनके बीच का एंगल भी मिरर इमेज रहेगा. और अगर मान लो मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, मान लो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है दोनों की, तब तब मैं बोलूंगा कि जो ए पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही बी पर भी आएगा, जो ए डैश पर आएगा वही बी डैश पर आएगा, जो ए पर आएगा वही ए डैश पर आएगा. तब केवल एक पॉइंट पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे ना, सिर्फ एक पॉइंट पर, तो वही सेम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हर जगह होगा. तो लाइन ऑफ सिमेट्री का आपको ध्यान रखना, इस पूरे डिस्कशन का पर्पस सिर्फ ये. ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ रही बात? यस सर. जैसे बोला फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व 2y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब एंड y स्क्वायर इक्वल 32x. जल्दी बताइए.
हो गया? क्या हुआ? Yes, sir. Done. फिगर आउट हो गया, कर लिया? Yes, sir. So tan inverse 1/2 आता है. tan इनवर्स 2. 1/2। जो लोग कर चुके हैं उनके लिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको तब तक कर लें। एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र एंड एक कर्व है y इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्र। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिसका भी फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ है, सबसे पहले क्या काम करना है, सॉल्व करना है दोनों को। ये दोनों कर्व में क्या दिख रहा है बाय द वे? एक तो पैराबोला है, वन इज अ पैराबोला, अदर इज अ कर्व विच यू नो। अभी कल की क्लास में हम लोग इस कर्व के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना? तो यस सर। एक पैराबोला तुम्हारा कैसा है, वाई स्क्वायर इक्वल 30, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ओपनिंग राइट वर्ड, ऐसा है। दूसरा कर्व हमारा जो है वो उसका नेचर कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, और इसी तरह से हॉरिजॉन्टली यहाँ से ऐसा होगा, सिमेट्री से। अब दिख क्या रहा है कि वाई में दोनों कर्व इवन है, देखो, इवन इन वाई मतलब सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्स कर्व। एक्सिस। हाँ, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होने का मतलब है कि जो पॉइंट, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसी का मिरर इमेज होगा, और दोनों पॉइंट पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम होंगे, तो आई विल प्रेफर हियर एंड आई विल प्रेडिक्ट दैट द सेम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन विल बी एट बी एज वेल। तो केवल ए पर ही निकालना है आपको। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या कर लें, y को इक्वेट कर लें, वाई स्क्वायर दोनों से इक्वेट किया तो क्या आया, x³/2 इज इक्वल टू 32x। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई बेटा, 64, और x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन है। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0, -8 एंड 8, ऐसा दो वैल्यू आ रहा है, बट x के नॉट बी नेगेटिव। वाई x cannot be negative because in parabola, if you observe, this is true, parabola do not extend to the negative side of the y-axis ना, x is always positive, ये ध्यान रखना आप, x नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से x की जो वैल्यूज आ रही है वो क्या क्या आ रही है, एक आ रहा है x इक्वल टू 0 और 8। इसका मतलब एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हारा आ गया 0,0 ओरिजिन है, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा बताओ, 8, 8 व्हाट, x को 8 डाल दो तो y क्या आ रहा है, 16. -16. माइनस, +/-16 आएगा ना। +/-16. 8,16 भी आएगा, 8,-16 भी आएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी ना 16 स्क्वायर। यहाँ पर जब 8 डाला ना तो 16 इंटू 2 इंटू 8 हुआ बेटा ना, फटाफट सोच लेना ना, 16 स्क्वायर हो गया। एनीवे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, मुझे ए पर निकालना है, निकाल लो, क्योंकि दोनों का स्लोप निकाल लो। पहले वाले से स्लोप क्या आएगा, 4y प्राइम इज इक्वल टू व्हाट, 3x²। तो पहले कर्व से आ गया, y प्राइम की वैल्यू क्या आ गई, 3x² अपॉन 4y, और ये वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर तो 3 × 8² अपॉन 4 × 16, 3 आ तो 3 आ गया तुम्हारा। दूसरे वाले कर्व से तुम्हें दिख ही रहा 2y प्राइम इज इक्वल टू 32, तो यहाँ से y प्राइम की वैल्यू क्या है, 16 अपॉन y आ गई, है ना।
तो ये आ गया तुम्हारा 1। प्लस माइनस 1। बस तो बात खत्म हो गई। ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, तो एंगल क्या आ गया? tan इनवर्स ऑफ मॉड एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, अगर हम लिखना चाहें ये वाला एंगल थीटा क्या आएगा? 3 माइनस 1 बाय 1 प्लस 3, 2/4, 1/2। तो tan इनवर्स हाफ आ गया। tan इनवर्स हाफ और पाई माइनस tan इनवर्स हाफ, ये दोनों आंसर आ सकते हैं। पाई माइनस tan इनवर्स हाफ का मतलब क्या हो जाएगा? 50%। पाई बाय 2 प्लस कॉट इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं ना, तो या ऑब्ट्यूज एंगल में आएगा। हाँ, या पाई माइनस कॉट इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं इसको, है ना। tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, पॉजिटिव इनपुट है तो रेसिप्रोकल वाले लॉस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ए पे होगा वहीं पर बी पर होगा। और एक पॉइंट और था 0,0। 0,0 पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? तो आपने बोला कि एट ए एंड बी एंगल इज tan इनवर्स हाफ, एंड एट 0,0 द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज पाई बाय 2। 5/2। ठीक है जी, यस बोलो। सर। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि इस पॉइंट पर 90 डिग्री क्यों ये वाला इधर जा रहा है कर्व, और ये वाला इधर जा रहा है कर्व, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? π/2। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि यहां पर एक ट्रबल है, थोड़ा सा टेक्निकली सोचो। ये क्वांटिटी ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे वर्टिकली, और ये हॉरिजॉन्टली इधर जा रहा है। तो इस वाले का स्लोप जो है इस पॉइंट के जस्ट राइट में, ये स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये वाला स्लोप भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट -1 कैसे आएगा? समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। भाई जीरो स्लोप तो नहीं है ना, जीरो स्लोप तो एग्जैक्टली ये पॉइंट पर है, और इसलिए प्रोडक्ट ऑफ स्लोप जीरो। जीरो बाय एक का स्लोप जीरो, एक का इन्फिनिटी मतलब 1/0, तो 0/0 फॉर्म है, इंडिटर्मिनेट हो रहा है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये वाली ब्रांच लेता हूं जो कि ऊपर की तरफ राइज कर रही है, तो जीरो के जस्ट राइट में इसका स्लोप जो भी होगा वो h होगा, h0 होगा मान लो, और h0 पॉजिटिव इन्फिनिटेसिमल है। और ये वाला जो ऊपर वाला स्लोप है, ये उधर वाला ब्रांच जो है पैराबोला वाला, पैराबोला का स्लोप क्या होगा? तो मान लो कि प्लस इन्फिनिटी हो रहा है, तो मैंने बोला कि मान लो -1/h0 तो नहीं होगा ना, +1/h0 होगा ना बेटा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 आएगा ना, -1 कैसे आ रहा है? ये सोचने वाली बात है। सर ऐसा तो नहीं है कि जो π/2 इंटरसेक्शन आ रहा है वो मतलब पैराबोला की अपर ब्रांच और दूसरे वाले कर्व की लोअर ब्रांच के बीच का एंगल है, ना कि ऐ- उन दोनों के ऊपर ब्रांचेस के हाँ, बीच का। ऐसा ऐसा ही है। यही इसीलिए यही चीज मैं बोल रहा था, ऐसा ही है कि जो ये वाली अपर ब्रांच ऑफ पैराबोला है, ये वाली, इसका इसकी लोअर ब्रांच के साथ में जो इंटरसेक्शन है वो ऑर्थोगोनैलिटी के अकॉर्डिंग्स में, जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो हमेशा ऐसा लेंगे, ये वाली ब्रांच का इसके साथ में और ये वाली ब्रांच का इसके साथ में। हालांकि वो दोनों ब्रांचेज एक ही जगह मीट कर रही हैं, इसलिए आप मतलब कि अलग तरीके से कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, बट वो नहीं बनाना है। समझ रहे हो ना कि यस। एक पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो इस पॉइंट से जब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसमें दूसरा वाला पार्टिकल इसी पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे, ऐसा है। तो वहां पर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और दोनों अपोजिट इन्फिनिटेसिमल्स होंगे, तो रेशियो 1 आ जाएगा। हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप 1 आएगा, बट बाहर माइनस साइन आ जाएगा, दैट्स इट। एनीवे, गो बैक टू दिस क्वेश्चन, इसकी बात करिए। हो गया? इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, दिख रही है? दोनों कर्व की कॉमन लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? y Y एक्सिस। एक्सिस।
वाई एक्सिस है, दोनों इवन फंक्शन है तो वाई एक्सिस कॉमन लाइन ऑफ सिमेट्री है। और एक तो पैराबोला आप देख ही रहे हो, है ना, इन्वर्टेड पैराबोला है, ऐसा, ऐसा। कौन सा पैराबोला ये है वाई इज इक्वल टू 4 - x²। और इसका मॉड ले लेंगे तो क्या होगा बेटा, ये तुम्हारा है 4 - x², मैंने दिया था कि 8 - x²। 4 मत लिखो, 8 लिख दो, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 8 - x² कर दो, ठीक है। तो ये 2√2, 0 है, ऐसा। दूसरा पैराबोला तुम्हारा है अपवर्ड पैराबोला, नॉर्मली ऐसा, ऐसा पैराबोला। तो अगेन वी विल फिगर आउट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हियर एंड सेम विल बी ऑब्टेन्ड एट द अदर पॉइंट। तो एक ही पॉइंट पे निकालो, कौन से पॉइंट पे निकालना है, ये कौन सा पॉइंट है बाय द वे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ फटाफट जल्दी से। और 2। 2, 2 मीन्स 2,4, राइट। 2,4. यस सर, 2, Yes, 4। 2,4 is the point of intersection, and this another one is -2,4. So at 2,4 find out the y prime. So y prime, if y is equal to x² is there. So what is y prime? 2x 2x. at 2,4 x equal to 2, it is equal to 4. ये m1 आ गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू 8 - x² है, तो इसको हमें मॉड लिखने का जरूरत नहीं है। नाउ आई एम जस्ट फिगरिंग आउट एट x इक्वल टू 2, सो दिस थिंग इज पॉजिटिव, आई विल सिंपली टेक 8 - x²। एंड देयरफॉर y प्राइम क्या आया यहाँ पर, y प्राइम आया -2x, आया ना। एंड एट x इक्वल टू 2 इफ यू फिगर आउट इट टर्न आउट टू बी -4। एक का स्लोप 4 है, दूसरे का -4 है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, tan इनवर्स ऑफ, फटाफट बोलो आंसर। m2 - m1, acute angle of intersection is m2 - m1, that is 8 over 1 plus m1 m2, it is equal to tan inverse 8/15। तो ये आ गया यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब है कि एक टेंजेंट लाइन इस तरह से थी और दूसरी टेंजेंट लाइन इस तरह से है, और इन दोनों के बीच में ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा आपने कैलकुलेट कर लिया। सेम एंगल विल बी हियर। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में आई डोंट थिंक आपको कोई तकलीफ होगी, ऑर्थोगोनैलिटी टेस्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सो लेट्स गो अहेड, अगले क्वेश्चन पे जाइए। इसमें आप मेरे को, ये सिंपल क्वेश्चन है तो आई एम जस्ट पासिंग इट आउट, कुछ छोड़ दो, इसको कर लेंगे आप। यस। Yes, sir. एक Yes, sir. ये वाला बता दो, ये सेकंड वाला, सेकंड वाला जल्दी से करके बता दो। फर्स्ट वाला तो साइन और कॉस का तो पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था आपने। और बी का भी कैलकुलेट कर ही ले यार, क्या छोड़ना है। ये दोनों पार्ट के लिए कितना टाइम चाहिए,
एक क्वेश्चन और यही लिख रहा हूं मैं, किसी का सी पार्ट लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। इन दोनों कर्व का भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताना है आपको। So for all three parts you are given around 5 minutes, 4 minutes। जल्दी से करके बताओ, 4 मिनट तक मैं वेट कर रहा हूँ। हम्म, क्या ओपिनियन है? कौन कौन सा Done. पार्ट हो, सारे हो गए? डन सर। Yes, sir, तीनों good. बी पार्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 1,1 दिया हुआ 1,1। अच्छा, अगर 1,1 नहीं दिया होता तो सॉल्व करने में दिक्कत आती कि हो जाता? हो जाता, क्योंकि वो हम एक्स स्क्वायर पुट करते तो हिट एंड ट्रायल से 1 दिख ही जाता। हाँ, वाई को अगर एक्स स्क्वायर पुट करते तो एक्चुअली ये हो जाता, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, मैं बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें नहीं दिया रहेगा। x³ प्लस 6x² -7 ऐसा आएगा। अब इमीडिएटली जब कोई पॉलिनोमियल आपको मिले और उसका रूट जज करना हो तो सबसे पहले कोइफिशिएंट को ऑब्जर्व किया करो। यहाँ सम ऑफ कोइफिशिएंट 0 दिख रहा है, देखो। अगर सम ऑफ कोइफिशिएंट 0 है मतलब x = 1 उसका रूट है। ऐसे अगर ऑड पावर टर्म का कोइफिशिएंट का समेशन अगर इवन पावर टर्म के कोइफिशिएंट के समेशन से मैच कर जाए तो -1 रूट होता है। ये बहुत बेसिक सी बात होती है, आपको पता होगी। तो x = 1 रूट आ गया तो x-1 फैक्टर आ गया, फिर इसको आप फटाफट दूसरा फैक्टर भी फिगर आउट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने x² माइनस x², तो यहाँ पर तो +7 आएगा ना, 7x एंड -7 तो तीसरे वाले फैक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यही आ रहा है। तो एक्चुअली क्या फैक्टराइज हुआ बाय द वे? x-1 इंटू x² प्लस 7x, x² प्लस 7 आ रहा है ना। एक सेकेंड, x³ माइनस x² प्लस 7x -7x, और यहाँ पर फिर से आ जाएगा प्लस x-1 के साथ 7, तो आ जाएगा x² प्लस 7x प्लस 7, यही आ रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करके x = 1 और यहाँ से d<0 है तो कोई और सोल्यूशन नहीं आएगा। d<0 आएगा, आएगा जी। D greater than 0 है इसका। हाँ आएगा आएगा, तो दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आएंगे जी। बट एनीवे यहाँ पर 1,1 पे दिया था तो हमें वो सारे दूसरे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा बीटा रूट्स हैं वो हमारे लिए रिलेवेंट है, जिसका आंसर आपने कर ही लिया होगा। तो लिव इट। सी पार्ट का क्या आंसर है? ये सी पार्ट में व्हाट इज योर आंसर हियर? tan inverse 3 minus 2 root 2। हम्म, tan inverse 3 minus 2 root 2। 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। अरे आप इसको इसमें सॉल्व करके देखो तो क्या आएगा, x² -2x प्लस 1 0। तो यहाँ से आ गया x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x = 1 1 रिपीटेड रूट आ गया ना। Yes sir। So whenever you solve both the equation you get a polynomial with repeated root, quadratic with repeated root means tangency है, तो both the curve touch each other without calculus बोल सकते हैं। अब तुम कैसे निकाल दिए कुछ और आंसर मिस्टर प्रथम? मिल गई गलती से तो फर्स्ट वाले का सेकंड वाले में डेरिवेटिव 1/y आ रहा था, फर्स्ट वाले के अंदर x/y था, वो x लिख दिया मैंने। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि एक पैराबोला y² को 2x है तुम्हारा, नो डाउट अबाउट इट, बट दूसरा जो कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। लेकिन कैसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है? स्टैंडर्ड का कॉन्जुगेट। हाँ,
स्टैंडर्ड का कॉन्जुगेट है। स्टैंडर्ड कैसा होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा तो वो ऐसा होता है ना, ऐसा। और इसका कॉन्जुगेट होगा तो कैसा होगा वो? बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1 जो हाइपरबोला होगा वो कैसा होगा? बताओ। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, तो नीचे उस साइड वाला बन जाएगा। पहली बात, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 1 ऐसा नहीं बनेगा यार। और दूसरी अब एक्सिस रोटेट हो गई। हाँ, ऐसे ऐसे एक्सिस रोटेट थोड़ी करनी है, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसा बनेगा ऐसे। यस। और दूसरा वाला ब्रांच इधर से ऐसे टच करता है ऐसे। तो थोड़ा हाइपरबोला पढ़ लोगे तो आपको और अच्छे से समझ आए, तब कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा ऐसे आपको। एनीवे, सेकंड, शो दैट द कर्व दिस एंड दैट कट। और ये तो आराम से हो गया होगा, है ना? यस तो शुड आई टेक इट, और हो गया सबका? नो हो सर गया हो सर। गया। चलो तो मैं अगले नहीं हुआ क्वेश्चन पे। सर। हाँ, किसका नहीं हुआ नहीं हुआ? सर। किसका नहीं हुआ? मेरा- शिवम। अगर मान लो पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट है, एट एक्स नॉट वाई नॉट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सपोज करो। तो अगर फर्स्ट कर्व से वाई प्राइम लोगे बेटा तो क्या आएगा? 2y, वाई प्राइम की वैल्यू आ रही है 4, तो वाई प्राइम आ रहा है 2/y, है ना? इसका मतलब m1 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2/y0। ऐसे सेकेंड कर्व लिया आपने 4xy इक्वल टू k, तो यहाँ से आया एक्स वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई प्राइम की वैल्यू क्या आ गई? वाई प्राइम की वैल्यू आ गई क्या? -y/x। तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -y0/x0। नाउ द पॉइंट इज x0 y0, जो पॉइंट है वो दोनों कर्व पे लाई कर रहा है। तो तुम्हारे पास एक एक तो रिलेशन ये है m2, एक रिलेशन ये है m1, और ऑर्थोगोनैलिटी दिए हुए। फॉर ऑर्थोगोनैलिटी क्या आ गया? m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 है। -1। यहाँ से क्या रिलेशन आया? दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, बोलो? x0 की वैल्यू 2 आ गई कि नहीं? यस सर। है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो। आ रहा है। पक्का ना? यस सर। अब ये आ गया x0 2 आ गया। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, आपको ये पता है कि x0 y0 पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं और इस पे भी लाई कर रहे हैं। तो यहां से आपका k की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? यस 4x0 y0 क्या आएगा? 4x0 y0 क्या आएगा? और x0 अगर 2 है तो y0 क्या है ये बता दो। y0 का होल स्क्वायर क्या है? 8। यहां से देखो। यस सर। तो यहां से y0 की वैल्यू +-2√2 आ गई। और हमें चाहिए k की वैल्यू क्या आ रही? k की वैल्यू 4x0 y0 है, तो इट इज 4 × x0 क्या है? 2। और y0 क्या है? +-2√2। और k की वैल्यू आ गई तो k स्क्वायर क्या आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? इज दैट ओके? यस सर। गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। हाँ जी, क्विकली जल्दी आंसर करो।
बोला का फाइंड द कंडीशन फॉर द टू concentric ellipses to intersect orthogonally. Two concentric ellipses to intersect orthogonally. थोड़ा सा स्पीड अप करो क्योंकि मुझे आज ये टॉपिक को समराइज करना है और अभी कॉन्सेप्ट पर एक लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल की बात भी करनी है। तो अगर आप थोड़ा जल्दी करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छा होगा कि आज टेंजेंट नॉर्मल समराइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग मोनोटोनिसिटी पे मूव कर पाएंगे। डन सर। फर्स्ट कर्व से क्या आइडेंटिफाई किया, बताते जाओ मुझे। सर पहले तो इन दोनों कर्व्स को इक्वेट करके एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लिया था, और फिर दोनों के डेरिवेटिव से स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 कर दिया था, तो वहां से रिलेशन आ पहले गया। वाले से 2a1x प्लस 2b1y, वाई प्राइम तुम्हारा आ गया 0। यहाँ से आपने बोल दिया होगा कि वाई प्राइम फर्स्ट कर्व से आ गया -a1x अपॉन b1y। यस सर, और सेम ही सेकंड वाले से आ गया। सेकेंड वाले से भी इसी तरह से आ गया कि वाई प्राइम उधर से आ जाएगा तुम्हारा -a2x ओवर b2y, assuming ये that xy is a point on these curves है ना। a2x स्क्वायर प्लस b2y स्क्वायर इक्वल टू 1 से ये आया, और a1x स्क्वायर प्लस b1y स्क्वायर से ये आ गया। फिर आपने दोनों का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप अगर करेंगे, मान लो ये y1 प्राइम है, ये y2 प्राइम है, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी xy या x0 y0 अगर मान लो, तो आपको क्या मिलेगा, y1 प्राइम इंटू y2 प्राइम क्या आएगा, a1 a2 ओवर b1 b2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन वाई नॉट स्क्वायर, यही आएगा ना। यस सर। अब यहाँ पर जो बात ट्रबल कर रही है वो क्या है, दे आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली, तो यहाँ पर -1 आना चाहिए। यस सर। व्हाट इज एक्स नॉट स्क्वायर रेशियो वाई नॉट स्क्वायर, वो आएगा जब आप बोलोगे कि एक्स नॉट वाई नॉट बीइंग द पॉइंट ऑन दिस एज वेल एज दिस, तो आप बोलेंगे a1 एक्स नॉट स्क्वायर प्लस b1 वाई नॉट स्क्वायर भी 1 है, और a2 एक्स नॉट स्क्वायर प्लस b2 वाई नॉट स्क्वायर भी 1 है। मानते हो यस। नहीं मानते? यस सर। तो यहां से आपको क्या मिलेगा कि a1 माइनस a2 टाइम्स एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू b2 माइनस b1 टाइम्स वाई नॉट स्क्वायर। सो रेशियो एक्स नॉट स्क्वायर बाई वाई नॉट स्क्वायर कैन बी written as what? Can be written as what? This ratio can be replaced from here as b2 minus b1 over a1 minus A1 a2 माइनस ए। is equal to -1, and rest is history that you all know। इसके बाद क्या करना है, b2 minus b1 over b1 b2 you can write as a2 minus a1 over a1 a2 and you get the result।
1 by b2 minus 1 by b1 minus 1 by b2 is equal to 1 over a1 minus 1 over a2. This is the relation. लेकिन एक पॉइंट पर जरा ध्यान से देखो, ये दो इलिप्सेस हैं, है ना, दो इलिप्स है ना ये सारे। यस सर। यस सर। और इसको जरा ध्यान से देखो, ये जो रेशियो है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप है a1 a2 बाई b1 b2, ये -1 कब होगा? जब ये नेगेटिव हो। नेगेटिव कैसे होगा? दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि अगर अगर ये दोनों इलिप्स हैं तो a1 b1 a2 b2 दोनों पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव होती a1 a2 b1 b2 सारे पॉजिटिव हैं, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब फंडामेंटली सब कुछ सही है, जो कुछ आपने किया सही है, सिर्फ इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में एक गलती है। यहाँ इलिप्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रिक होगा। कोनिक्स। बस कोनिक्स बोल दो, अब मैं क्यों उस चक्कर में पढ़ूं कि हाइपरबोला है कि क्या है क्या नहीं। दो कॉन्सेंट्रिक कोनिक्स हैं बस। हो सकता है एक इलिप्स और एक हाइपरबोला, एक ऐसा हो इलिप्स सकता है, पैराबोला। ऐसा हो सकता है। हो सकता है हाँ, हो दोनों सकता हाइपरबोला। हाँ, यस, someone was trying to speak something. सही सर, यही बोल रहा था, इलिप्स और हाइपरबोला वाला। चलो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करो। चलो ठीक है, मतलब ये सब भी ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है ना कि जे एडवांस में इस तरह का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। Sir, m square h plus m into a minus b minus h is equals to 0. ठीक है, सही किया। एम स्क्वायर h एच plus m times a minus b minus h is equals to 0. वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। अगर ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वाई पर यहां से स्लोप निकालो तो क्या आ रहा है? 2ax, या ऐसे क्यों निकालें, पार्शियल डेरिवेट करके निकाल दें क्या? ये सब Yes. dy बाई डी एस क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स क्या आएगा बोलो? ax प्लस एच वाई ओवर डेल एफ बाई डेल वाई क्या आएगा? एच एक्स प्लस बी वाई, यही आएगा। यस सर। और हमने मान लिया कि पी ओ आई क्या है, एट कौन सा पॉइंट, एक्स नॉट वाई नॉट, मानो दोनों का कॉमन पॉइंट है। एट पॉइंट पी हम बात कर रहे हैं, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि एम इज इक्वल टू वाई नॉट बाई एक्स नॉट फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर जस्ट कुछ नहीं करना है, ये स्लोप -1 आया, ये तो पक्का है। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 चाहिए ना। तो हमारे को दिया हुआ इंफॉर्मेशन क्या है कि m टाइम्स dy बाई डी एक्स, एम इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज दिस, इज इक्वल टू -1। बस यही से आंसर आ गया। कैसे आंसर आ गया? m टाइम्स dy बाई डी एक्स क्या लिखोगे आप? dy बाई डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट क्या आएगा? यहाँ पर एक्स नॉट हो जाएगा, यहाँ पर वाई नॉट, यहाँ पर एक्स नॉट, यहाँ पर वाई नॉट। इसको m मल्टीप्लाइड बाय -m मल्टीप्लाइड बाई ये क्वांटिटी को लिखोगे, बोलो, a प्लस h टाइम्स वाई नॉट बाई एक्स नॉट ओवर h प्लस b टाइम्स वाई नॉट बाई एक्स नॉट। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। और फिर इट इज इक्वल टू -1। बस बात खत्म हो गई। -m टाइम्स ये एक्सप्रेशन आया a प्लस वाई नॉट बाई एक्स नॉट को m डाल दो,
a plus mh by h plus bm is equal to -1 and rest is simplification. तो आपको ऑर्थोगोनैलिटी, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, दो कर्व टच कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट सर्टेन एंगल, वो सारी बातें आप कंफर्टेबली मैनेज कर सकते हो किसी भी दो फंक्शन के लिए, कर्व के लिए. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल. क्या डेफिनेशन है टेंजेंट की लेंथ की, सब टेंजेंट की लेंथ की क्या डेफिनेशन है, और व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज सब नॉर्मल एंड व्हाट इज नॉर्मल, वो तो जानते ही हो. तो आई एम जस्ट एक डायग्राम में बना रहा हूँ बेटा, सब लोग ये डायग्राम बहुत नीटली अच्छे से बनाओ. एक लाइन है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, सॉरी सॉरी, ये लाइन है और एक लाइन है जो इसी के मान लो परपेंडिकुलर लाइन है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. ये जो पॉइंट जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को मैं पी पॉइंट बोल रहा हूँ, और यहीं से एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, और जिस कर्व की बात हम लोग कर रहे हैं बेसिकली, आवर कर्व इज लाइक दिस, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन. एक फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये लाइन जो ब्लू लाइन देख रहे हो आप, इसके किसी पॉइंट p विच हैज कोऑर्डिनेट x नॉट y नॉट, इस x नॉट y नॉट पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन है. दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, this is tangent, and the another one is normal, you can observe from here. टेंजेंट जहां कहीं भी x एक्सिस को मीट कर रही है, इस पॉइंट को मैं कैपिटल T बोल रहा हूँ. ये नॉर्मल लाइन जहां पर x एक्सिस को मीट कर रही है, उसको हम कैपिटल N बोल रहे हैं. इस पॉइंट को मैं G बोल रहा हूँ, और इसका भी कुछ नेम देना चाहो तो दे दो. जहां y एक्सिस को टेंजेंट मीट कर रही है, इस पॉइंट को M नेम दे दो. चलो, M नहीं देते इसको, इसको कुछ नाम अच्छा सा दे दो. आप क्या नाम देना चाहते हो बता दो. L. हाँ, L. L दे दिए, चलो अच्छी बात है, L दे दिए. और ये एंगल क्या हुआ, ये एंगल अगर थीटा हुआ तो हमें पता है कि व्हाट इज tan थीटा. tan थीटा इज f डैश x नॉट dy by dx at x नॉट, x इक्वल टू x नॉट. हाँ या ना. यस सर. So the portion of tangent which is lying between the point of contact and the axis of x, this portion is called length of tangent. ये definition है, लिख दो. आप हेडिंग देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट. It is length of the portion of tangent intercepted or cut, intercepted between what, point of contact and x axis. मतलब है जिसको अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट बोल रहे हैं, दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट इज एक्चुअली नथिंग बट pt, and this pt you can calculate. How? This pt you can calculate using trigonometry, because this angle is 90 and this is theta, and if I draw the ordinate of the point P,
draw perpendicular from P to x-axis, it is PM. So you can consider the triangle PMT. In triangle PMT, what is PT? PM upon PT, perpendicular by hypotenuse, है ना? PM upon PT is equal to, बोलो क्या? साइन थीटा। Sin theta. So can't I write that PT is equal to PM cosecant theta? बोलो. It's better you write mod sin theta, na? Because PM and PT are positive numbers. So mod sin theta, it's better you write mod sin theta. So PT is equal to what? PT is equal to, बोलो, mod of cosecant theta multiplied by y naught, mod of y naught. You can write y naught cosecant theta. बोलो हाँ या ना? यस सर। And you therefore PT हमने लिख दिया, it is square root of y naught square cosecant square theta. You may call it as mod of y naught into under root cosecant square theta. क्या होता है बेटा? 1 plus cot square theta. 1 plus cot square theta. Cot theta you can figure out from here. 1 plus dx by dy at P whole square. This is the formula for length of tangent. अगर आप में से किसी को कोई तकलीफ है, कोई पॉइंट पर कोई क्लैरिटी चाहिए तो यू मे आस्क, अदरवाइज दिस इज द रिजल्ट. लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब जिस पॉइंट पर मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए तो हम सबसे पहले उस पॉइंट का डेरिवेटिव लेंगे, dy by dx, उसका रेसिप्रोकल करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, 1 ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, उस पॉइंट का ऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करके मॉड ले लिया, यू गॉट द लेंथ ऑफ टेंजेंट. Length of tangent you have obtained. Similarly, let's define length of subtangent. Length of subtangent. What is subtangent? Subtangent is the projection of tangent on the x-axis. अगर ये tangent की लेंथ जो PT है, अगर इसी को एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर दो तो क्या मिलेगा? टीएम मिलेगा, शैडो. पीटी का शैडो एक्स एक्सिस पर क्या है? टीएम है. तो इसी शैडो को हम बोलते हैं क्या? लेंथ ऑफ सबटेंजेंट. ये तुमने लिखा? Subtangent पूरी shadowing. हाँ हाँ बिल्कुल सही बात. LST, लेंथ ऑफ सबटेंजेंट इज द प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट ले लेंगे. of length of tangent on x-axis. ठीक है, समझ में आ रही बात? मतलब ये हो गया TM. अब TM कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? कॉस्ट ले सकते हैं एक तो. कॉस्ट अगर भी ले हमें सकते हैं, लेकिन कॉस्ट लेने के बजाय इसको डायरेक्टली देखो ना, ये TM अपॉन PM क्या है? इसी ये ट्रायंगल में TM डिवाइडेड बाय PM क्या हो गया? Cot theta. कॉट थीटा. तो कॉस्ट थीटा. TM हो गया. व्हाट इज PM? PM y नॉट का मॉड था ना. PM इज व्हाट? मॉड ऑफ y नॉट है. Mod ये y. तो TM हो जाएगा मॉड y नॉट इंटू कॉट थीटा. मॉड कॉट थीटा ही बोलना ज्यादा बेटर है. मॉड y नॉट कॉट थीटा. एग्रीड? y नॉट कॉट थीटा है इसका मॉड. तो TM लिख दिया मैंने. मॉड ऑफ y नॉट और कॉट थीटा, मॉड कॉट थीटा को dx बाई dy लिख दें. ये लेंथ ऑफ सबटेंजेंट आ गया. लेंथ ऑफ सबटेंजेंट और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्लियर है जी? याद रहेगा? यस सर। यस सर। तो अब इसी तरह से डिफाइन कर दो नॉर्मल. नॉर्मल क्या है? अब जानते ही हो नॉर्मल क्या होता है.
नॉर्मल क्या होता है ये तो आप में से हर एक को पता है। क्या नॉर्मल है? यही लाइन नॉर्मल है। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है वो भी लिख दो। व्हाट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल? अब जरा आप जज करो, लेंथ ऑफ नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होगी? Length of portion of normal intercepted between point of contact and x-axis. यस यस, लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का वो पोर्शन विच इज कट बिटवीन POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड x एक्सिस। तो ये जो है ना, ये पूरा ये है लेंथ ऑफ नॉर्मल, यहां से यहां तक ये लेंथ ऑफ नॉर्मल। और ये लेंथ अपन कैसे फिगर आउट करेंगे? ये वाली लेंथ कैसे फिगर आउट करेंगे? ये वाली, इसको फिगर आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से ट्रिगोनोमेट्री एंगल लगा 90 दो। डिग्री है तो वो 90 माइनस थीटा। हाँ, तो आप ऐसे देख लो कि ये 90 है और तुम्हारा ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये भी थीटा हो गया। दो लाइन के बीच एंगल थीटा, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच एंगल भी तो थीटा ही होगा। यस सर। या सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा, क्योंकि टोटल 90 है तो ये भी थीटा हो गया। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो इस PMN इन ट्राइंगल PMN देख लो बस, खत्म। क्या आएगा? PN अपॉन वाई नॉट क्या आएगा बोलो? PN अपॉन वाई नॉट का मॉड क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस मॉड सीकन थीटा। तो Pn which is length of normal can be written as what? Mod y naught into under root of secant square theta, that is 1 plus tan square theta. तो you got the length of normal का फार्मूला क्या है बोलो? Mod of y naught times root of 1 plus dy by dx at p whole square। अब जरा देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल में बहुत सिमिलरिटी है ना। फार्मूले में देखो, टेंजेंट का और नॉर्मल का फार्मूला, लेंथ ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल का फार्मूला सेम है, सिर्फ फर्क क्या है? यहाँ पर dx बाई dy है और यहाँ पर क्या है? dy बाई dx। एक में m है, लेंथ ऑफ टेंजेंट में क्या है? 1/m है, m स्लोप है टेंजेंट की। और लेंथ ऑफ नॉर्मल में क्या है? m का स्क्वायर है। टेंजेंट में नॉर्मल, नॉर्मल में टेंजेंट है। हाँ, टेंजेंट में नॉर्मल है, नॉर्मल में टेंजेंट है, इससे मान लो बस, खत्म। ठीक है जी, सब टेंजेंट की बात आ गई। अब सब नॉर्मल क्या होगा? जैसे टेंजेंट का प्रोजेक्शन लिया एक्स एक्सिस पे तो उसको सब टेंजेंट बोलते हैं। ये सब टेंजेंट था, ये यहां से यहां तक। इसी तरह से अगर नॉर्मल का एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन करोगे इसका, तो ये जो मिलेगा ये क्या है? MN। इसको सब नॉर्मल बोलते हैं। ये है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। आप कैलकुलेट करके बता दो क्या आएगा। द प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड सबनॉर्मल, and length of subnormal, you tell me what will you get? Length of subnormal, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। It is projection of normal on x axis। Mod of y naught into dy by dx। yes। तो ये तुम्हारा सीधे सीधे देखो, इस लेंथ की, जिस लेंथ की अपन बात कर रहे हैं वो लेंथ MN है। MN बाई वाई नॉट क्या है? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल तुम्हारा MN है। MN अपॉन वाई नॉट है tan थीटा। तो MN है वाई नॉट, मॉड वाई नॉट इंटू tan थीटा, और tan थीटा क्या है? dy बाई dx। तो मॉड ऑफ वाई नॉट dy बाई dx। उधर में क्या था? उधर में dx बाई dy था ना। तो सब टेंजेंट में, वहां फिर से टेंजेंट में, सब टेंजेंट में नॉर्मल है और नॉर्मल में सब नॉर्मल में टेंजेंट है। यहाँ टेंजेंट का स्लोप है और यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप है। तो वही याद यही रखना है कि टेंजेंट में नॉर्मल की स्लोप यूज होती है और नॉर्मल में टेंजेंट की स्लोप यूज होती है। ठीक है जी, टेंजेंट हो गई, नॉर्मल हो गई,
टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, नॉर्मल का लेंथ क्या होता है, टेंजेंट सब टेंजेंट क्या होती है, सब टेंजेंट की लेंथ क्या है, सब नॉर्मल क्या होता है, सब नॉर्मल का लेंथ क्या है। आई होपफुली द पॉइंट्स आर क्लियर और याद भी रहे। हाँ बोलो। यस। सर मेरे को सब टेंजेंट के डेफिनेशन में थोड़ा सा डाउट है हम्म कि हमने बोला कि जो टेंजेंट का प्रोजेक्शन है हम्म। वो सब टेंजेंट है। नहीं, ऐसा नहीं बोलते उसको। अगर हम, टेंजेंट एक लाइन है और Yes, sir. नॉर्मल भी एक लाइन है, और कोई भी लाइन का एक्स एक्सिस पे अगर आप प्रोजेक्शन करोगे तो एक्स एक्सिस ही आ जाएगी। यही सर डाउट है। तो यहाँ पर जब सब टेंजेंट या सब नॉर्मल का जो डेफिनीशन है वो बेसिकली लेंथ के कॉरेस्पॉन्डेंट पे है। लेंथ इज अ लाइन सेगमेंट, लेंथ इज अ लाइन लाइन सेगमेंट सेगमेंट। एंड नॉर्मल लेंथ ऑफ, मतलब लेंथ मतलब कि लेंथ ऑफ टेंजेंट है। इसी तरह से लेंथ ऑफ नॉर्मल पहले डिफाइन किया, फिर उस उन लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शंस डिफाइन किया, उनको हम लेंथ ऑफ सब टेंजेंट या लेंथ ऑफ सब नॉर्मल बोलते हैं। ओके सर। सब टेंजेंट जैसी कोई डेफिनेशन नहीं है। सब टेंजेंट सब नॉर्मल मींस इट इज बेसिकली द प्रोजेक्शन ऑफ दोज लाइन ऑन एक्स एक्सिस, और कुछ नहीं। लेंथ, जब तक लेंथ वर्ड नहीं यूज करेंगे तो सब टेंजेंट इज मीनिंगलेस। ऐसे जब तक लेंथ वर्ड नहीं यूज करेंगे तब तक सब नॉर्मल भी मीनिंगलेस। दैट्स इट। ओके सर। तो जस्ट कीपिंग दोस थिंग इन माइंड, ये सब बातें सारा डिस्कस कर दिया मैंने, सारा ये प्रूफ वूफ कर लिया है, तो इसलिए आई एम जस्ट कीपिंग ऑल दिस थिंग, है ना, कर ही चुके हैं आप। इसी तरह से सब टेंजेंट सब नॉर्मल। रेडियस वेक्टर मैंने पहले डिफाइन कर दिया था कि रेडियस वेक्टर का जिक्र बार बार आएगा, इस टॉपिक में भी आएगा, फिर आपका मैक्सिमम मिनिमम में भी आएगा, फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आएगा। तो ये टर्म क्लियर होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने पर जो उसका पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते थे, तो पोलर डिस्टेंस जो है वही है रेडियस वेक्टर, आर, रूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। इनिशियल ऑर्डिनेट में पहले बता चुका हूं, तो सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर है। सीधे सीधे अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है, जल्दी से आप पहले जो पूछा गया फटाफट जल्दी से बता दो क्विकली। बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फॉर द कर्व y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड ऑफ x एट x इक्वल टू 1। क्विकली जल्दी बताओ। जिस पॉइंट पर बात हो रही है, एट दिस पॉइंट हमारा कर्व आपको पता ही है क्या है, मॉड हटा देंगे हम। आफ्टर सिंप्लीफाइंग द मॉड द कर्व इज एक्चुअली e raised to the power negative x, ये है कर्व। We are talking of the, our discussion is at 1 comma 1 by e point. है द टेंजेंट, ऐसे आएगी टेंजेंट, इसी तरह से इसी पॉइंट पर ऐसा एक नॉर्मल आएगा, और अपन को ये pm आ गया, ये है n और ये है t। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपको pt कैलकुलेट करना है, ये लेंथ चाहिए, pn कैलकुलेट करना है, ये लेंथ चाहिए, और ये वाली डिस्टेंस चाहिए, एंड यू आर लुकिंग फॉर दिस डिस्टेंस। ये सारी बातें आपको कैलकुलेट करके बतानी है फटाफट। व्हाट इज dy बाई dx? dy बाई dx आया माइनस ई टू द पावर नेगेटिव एक्स, दैट इज माइनस 1 ओवर ई एट एक्स इक्वल टू 1। अब इसके बाद आपसे जो जो पूछा गया बता दो। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, 1 बाई 1 मॉड e। ऑफ वाई नॉट अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का स्क्वायर पूछा, ई स्क्वायर। तो आ जाएगा, हाँ ये आ गया 1 बाई ई हो जाएगा, मॉड है इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, और इधर में आएगा रूट ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर। तो एक्चुअली आंसर आएगा रूट ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन ई। यही आ रहा है।
यस सर। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है? 1 लेंथ, by e square into 1 plus e square का रूट। हाँ लेंथ ऑफ नॉर्मल अपने यहाँ मॉड वाई नॉट, तो मॉड वाई नॉट, ये बार बार ये रिजल्ट को लिखो क्योंकि जितनी बार लिखोगे उतना ज्यादा चांसेस है कि याद रहेगा आपको। तो इट इज इक्वल टू, ये 1 प्लस 1 बाई ई स्क्वायर हो गया ना, और इधर में 1 बाई ई है तो 1 बाई ई, और इधर में आ गया तुम्हारा √1 प्लस ई स्क्वायर बाई ई। एक्चुअली ये वैल्यू आएगी √1 प्लस ई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, बोलो हाँ ना। यस सर। व्हाट एल्स? मतलब इन दोनों के लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल का रेशियो क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट और E लेंथ ऑफ नॉर्मल का रेशियो ई है, ई, यूलर नंबर। दूसरा, दूसरा आपसे पूछा गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है, तो आसान है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है? तो मॉड ऑफ वाई नॉट, y सब टेंजेंट है तो dx/dy। तो ये 1/e/e हो गया ना, माइनस, यस सर। माइनस ई आएगा तो अब 1 आ गया। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या आ गया? 1 by e square। dy/dx करेंगे तो आ जाएगा 1/e²। ऐसे सिंपल, ये सारा कैलकुलेशन हो गया। ठीक है जी, डन। यस सर। यस। तो एक दो क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन नोट कर लो, इसको अब कर लेंगे और फिर कल जो अगर नहीं होगा तब डिस्कस करेंगे। जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शो दैट द कर्व दिस, for the curve this the square of the subtangent varies as the subnormal। स्क्वायर ऑफ द सबटेंजेंट वेरीज एज सबनॉर्मल का मीनिंग क्या है, पहले ये बताओ, क्या कंक्लूड किया इससे आप? मतलब उसका रेट ऑफ चेंज सब नॉर्मल के रेट ऑफ चेंज के इक्वल है, सब टेंजेंट के स्क्वायर का रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज की तो बात नहीं हो रही ना। स्क्वायर ऑफ द सब टेंजेंट वेरीज एज द सब नॉर्मल का मतलब क्या है? वो प्रोपोर्शनल सब है नॉर्मल पे स्क्वायर ऑफ। डिपेंडेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी है, मतलब है कि आपको ये प्रूफ करना है कि सब टेंजेंट का जो स्क्वायर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? सब नॉर्मल। बस, मतलब आपको सब टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स सब नॉर्मल दिखाना। दैट्स इट। जैसे आप बोलते हैं ना कि y वेरीज एज x, मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू x। यहाँ पर वेरीज का मतलब रेट ऑफ चेंज से नहीं है। ठीक है जी। आई थिंक रेस्ट यू कैन मैनेज। सब टेंजेंट लिखना आता है, सब नॉर्मल लिखना आता है, y प्राइम निकाल के कर लेंगे इसको। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी आप कर जाएंगे। अब इस पे जो आपका जो ये सब टेंजेंट सब नॉर्मल और ये टेंजेंट नॉर्मल का ये वाला पोर्शन है, एप्लीकेशन वाला पोर्शन है। बोल रहा है शो दैट एट एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर द सब टेंजेंट वेरीज एज द एब्सिसा एंड सब नॉर्मल वेरीज एज द क्यूब ऑफ ऑर्डिनेट। सब टेंजेंट वेरीज एज द एब्सिसा एंड द सब नॉर्मल वेरीज एज द क्यूब ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और भी कुछ प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं। एंड पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये वाला पार्ट तो आप ज्योमेट्री में भी प्रूफ कर चुके हो। कुछ याद आ रहा है? यस सर। ये हाइपरबोला की प्रॉपर्टी होती है फिर, कि द पोर्शन ऑफ टेंजेंट विच इज कट बिटवीन द पेयर ऑफ एसिम्प्टोट इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बट यहाँ कैलकुलस से प्रूव हो जाएगा, विदाउट कैलकुलस भी वहां प्रूव किया था आपने। अगर हाइपरबोला जिन्होंने किया होगा उन्होंने किया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया। ये ट्राई करेंगे फिर मैं डिस्कस करूंगा कल की क्लास में, राइट? यस सर। तो शैल आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला दिखाऊं? Yes, sir.
एक क्वेश्चन ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व हुज सबनॉर्मल वेरीज एज द क्यूब ऑफ इट्स ऑर्डिनेट। पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व हुज सबनॉर्मल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट। तो ये दो पार्ट में आपको आंसर करना है, दो पार्ट सॉल्व करने हैं। कंडीशन क्या? एंड टेंजेंट टू द कर्व एट 1,1 इज पैरेलल टू लाइन y इक्वल x। ये इंफॉर्मेशन एडिशनल दी हुई है। कहने का मतलब क्या है? अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा तो आपको फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा, और ये इंफॉर्मेशन से उसका एक मेंबर चूज हो जाएगा। सो दिस इज अगेन अ गुड वन, इसको भी ट्राई करेंगे। मतलब ये वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना कि जो एक्चुअली जेई में इसी तरह से पूछे जाते हैं। वहां पर ये नहीं बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालो, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालो, नो। वहां पर टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल और ज्योमेट्रिकल सिचुएशन से आपको एक एक कोई प्रॉपर्टी देंगे, उस प्रॉपर्टी से आपको एक कर्व निकलवाएंगे। मतलब उस प्रॉपर्टी से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा के इंटीग्रेट कराएंगे, वहां से कोई फैमिली ऑफ कर्व आएगी, वहां से कोई कर्व आएगा, उससे रिलेटेड कुछ और चीज भी पूछ सकते हो। डिपेंड करता है कि जेई एडवांस में किस लेवल तक वो प्रॉब्लम बना रहे हैं। तो ये उसका बेसिक है, यहाँ यहीं से वो चीजें फ्रेम होंगी। तो मैंने 3 क्वेश्चन जस्ट दिया हुआ है टू जस्ट टेस्ट हाउ यू रिएक्ट, कितना आप इस पे काम कर पाते हैं। ठीक है, छोड़ दो इस पर। इसको भी कर लिया, नोट कर लिया आपने? Yes. सर ये 2 क्वेश्चन और नोट कर, दैट्स इट। तो ये जो भी 4-5 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस हो गए टोटल, जो एक तरह से एप्लीकेशन के क्वेश्चंस हो गए आपके लिए। ये 5 क्वेश्चन आप दिन में ट्राई कर लेना, और उसके बाद कल की क्लास में इसको हम डिस्कस करके फिर हम लोग मोनोटोनिसिटी स्टार्ट कर देंगे। सर फिर पिछले क्वेश्चन की पिक दिखा, यहाँ ली नहीं थी पिक। एक सेकंड, ये वाला ले लिया ना? पिछले पे जाओ। 1 मिनट सर, आया नहीं। नहीं तो मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हाँ जी स्क्रीन, सर, है वो ना? ठीक है सर। हाँ ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, क्वेश्चन डाल देता हूँ उसमें। ठीक है, सो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। तुम लोग भी थक गए होगे, आज का दिन थोड़ा हेक्टिक था मेरा भी। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। ओके Thank थैंक you. यू सर। थैंक यू ओके, सर। बाय बाय बाय।